औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वो दोस्त जो कि फाइब्रोसिस के अमल से वाकिफ़ हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि फाइब्रोसिस जो है यानी आपके आज़ा खुसूसन जो आपके फेफड़े हैं या फिर किडनीज हैं या फिर लंग्स, इनमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के खुलिये पैदा किए हैं और इन खुलियों के बीच में मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं, जिस तरह के लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए या फिर गुर्दे में मुख्तलिफ जो फुजले बनते हैं या मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, सोडियम, पोटाशियम और इन चीज़ों के लिए उनका खुलियों के दौरान और उनके दरमियान जो है तो उनका एक अमल जारी है कि वो उनमें ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है, यानी एक खुलिये से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, या फिर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की शरियानें होती हैं, उनसे जो ऑक्सीजन निकल के खुलियों में जाता है और खुलियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में शामिल होता है। तो ऐसी सूरतों में अल्लाह ताला ने जो टिश्यूज बनाए होते हैं, इनमें जो फाइबरस टिश्यू होता है वो बहुत कम होता है और इन एरियाज में जिस तरह के लंग्स, किडनी, आपकी शरियानें जो हैं या आपके मुख्तलिफ टिश्यूज जो हैं, लिवर जो है, इनमें फाइबर का मिकदार जो है वो कम से कम होना चाहिए ताकि आपके मुख्तलिफ अज्जा की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से हो। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से अगर वहां पर फाइबर आ जाए और वो जगह जो है फाइब्रोसिस का शिकार हो जाए, यानी आप लिवर फाइब्रोसिस यानी लिवर सिरोसिस या लंग फाइब्रोसिस का शिकार हो जाए खुदा न खास्ता, या ये फाइब्रोसिस जो है ये किसी ऐसे आज़ा में आ जाए, किसी उज़्व में आ जाए जिसकी वजह से आपके आज़ा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका जो काम होता है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो मुतासिर होने लगती है। और खुसूसन जो लंग फाइब्रोसिस का शिकार लोग हैं, लंग्स चूंकि एक स्टीराइल ऑर्गन है, इसमें कहीं से भी कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि इनको इरिटेट करे या कोई ऐसी बीमारी आ जाए, खुसूसन टीबी की बीमारी या फिर ऐसी बीमारियां कि उनका जो कॉजेटिव एजेंट है वो पता नहीं होता, जिस तरह के इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस, यानी लंग्स में जो है वो फाइब्रोसिस हो रही होती है शरियानों के बीच में, और जो एयर स्पेसेस हैं उनके बीच में जो फाइब्रोसिस होती है वो स्टार्ट हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं चलता कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। इसी इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस को रोकने के लिए अक्सर औकात मुख्तलिफ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फाइब्रोटिक जो दवाइयां होती हैं उनका सहारा लिया जाता है, और इसमें पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी में हम इनहेल्ड स्टीरॉइड्स या ओरल स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करा रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ परफेनिडॉन एक ऐसी दवाई है जो कि एंटी फाइब्रोटिक दवाई है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, यानी ये आपके लंग्स में जाके असर करती है और वहां पर जो फाइब्रोसिस हो रही है, वहां पर जो प्रोसेस हो रहा होता है, वहां पर फाइब्रीन और मुख्तलिफ ऐसी चीजें होती हैं, मुख्तलिफ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वहां पर फाइब्रोसिस करती हैं, उनके अमल को रिटार्ड कर लेता है, स्लो कर लेता है, और आपकी लंग फाइब्रोसिस जो है वो कम हो जाती है और आपका पेशेंट जो है उसमें पेचीदगियां वो कम हो जाती हैं। फिर खुसूसन वो अफराद जो इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस के लिए लंबे अरसे से स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों में फिर जो उसके साथ कुशिंग सिंड्रोम या स्टीरॉइड इंड्यूस्ड जो मसाइल जन्म लेते हैं, उनको कम करने के लिए, स्टीरॉइड पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए परफेनिडॉन का इस्तेमाल एज अ एंटी फाइब्रोटिक दवाई कराया जा सकता है और इनमें ये फाइब्रोसिस जो है ये कम हो जाती है। ये दवाई चूंकि सिर्फ और सिर्फ इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस के लिए ये लाइसेंस्ड है, इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन साइंसदानों ने सोचा है कि अगर ये फाइब्रोसिस को कम कर सकता है तो ये लिवर पे भी जाके एक्ट कर सकता है, लिवर फाइब्रोसिस को भी कम कर सकता है, या फिर जो सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस या खासकर सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस में मुख्तलिफ आज़ा की जो फाइब्रोसिस होती है, खुसूसन सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस या स्क्लीरोडर्मा में जो स्किन की फाइब्रोसिस होती है, ऑफ द लेबल जो है परफेनिडॉन का इस्तेमाल उसमें भी अक्सर औकात कराया जाता है, और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहरहाल जो प्लेसिबो होता है, यानी अगर वो कोई दवाई नहीं ले रहे तो कंपैरेटिवली दवाई ना लेने से अगर ये दवाई उनमें इस्तेमाल कराएं तो बहरहाल कुछ ना कुछ फर्क उनमें पड़ जाता है। लेकिन इसका जो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ वो इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस में मौजूद है। इसके अलावा जितने भी इसके यूजेस हैं वो सारे ऑफ द लेबल यूजेस हैं। डॉक्टर्स इनका इस्तेमाल अपने जाती तजुर्बे के बुनियाद पर वो करा रहे होते हैं, लेकिन इन पर स्टडीज जो हैं वो मुख्तसर हैं, स्टडीज इन पर कम है, और उन स्टडीज के हवाले से अगर बात की जाए, प्रूफ्स के हवाले से बात की जाए तो वो कम होती हैं। इस वजह से इन्हें ऑफ लेबल यूजेस कहा जाता है कि अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बगैर किसी स्टडीज का सहारा लिए अब अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो ऑफ लेबल यूज इसका बहुत सी बीमारियों में, स्क्लीरोडर्मा और ऐसी चीजों में भी कराया जा रहा है, लेकिन ये इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस के लिए दवाई है। फिर अगर परफेनिडॉन का इस्तेमाल होता है तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल पर जाने से पहले जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आप जब भी परफेनिडॉन का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स में
स्टार्ट कराते हैं तो उनसे पहले जो है उनके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो अजहद ज़रूरी होते हैं कि उनका कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उनका लिवर प्रोफाइल, उनका रीनल प्रोफाइल, ये आपके पेशेंट्स का होना अजहद ज़रूरी है। इसके साथ उनकी ईसीजी, उनका एको, क्योंकि उनके कार्डियक स्टेटस, उनका लंग स्टेटस आपको मालूम होना इंतहाई ज़रूरी होता है। ख्वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।